अच्छा, तो अब आप पहले मेरे को जल्दी से ये बताओ, मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो जब हमने ऑफलाइन क्लास ली थी, तो स्टैटिक जीके में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बड़ी इजी है। हम लोग कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम चीजें कवर कर ले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आप मेरे दो तीन क्वेश्चंस आप मेरे को क्लियर कर दो। आप मेरे को ये बताओ कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कौन सी सबसे पहले कंपनी थी जो हिंदुस्तान आई सी रूट से। तो अगर मान्य शर्मा को कुछ आइडिया हो या मनस्वी को कुछ आइडिया हो, विच कंपनी केम इन इंडिया थ्रू सी रूट, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप कहो तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, पोर्चुगीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और डेनिस। सो एनी आइडिया? मनस्वी सूद ने आंसर दिया कि सर वास्को डी गामा, और क्षितिज ने बोला सर पोर्चुगीज। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका पोर्चुगीज ही है, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली था एंड 1498 में वो हिंदुस्तान पहुंचा था। करेक्ट है, वेरी गुड मान्या, वेरी गुड सिमर एंड वेरी गुड क्षितिज। ओके, फिर आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, आपको याद है मैंने वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डेवलप किया था कि जब ये पोर्चुगीज सी रूट से इंडिया में पहुंचे, तो ये कौन से कोस्ट पर पहुंचा? द कोस्ट Vasco da Gama reached, and the ruler he met, what was the name of that ruler? उस रूलर का नाम क्या था, और उस कोस्ट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल या मालाबार? दैट इज माय क्वेश्चन। मींस वास्को डी गामा रीच एट मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। सो आयुष गुप्ता, कुछ आइडिया अगर आपको हो? वेरी गुड मान्या, राइट आंसर है मान्या का। मान्या के लिए क्लैपिंग। मालाबार कोस्ट जहां पे वास्को डी गामा पहुंचा, एंड होप आप सबको ईयर पता होगा 1498। और जेमोरिन कालीकट एक एग्जैक्ट जगह है जो आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, एंड जेमोरिन नाम के रूलर से उसकी मुलाकात हुई थी। चलो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा हूं पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, और मैं, अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे उस दिन क्लास में। अब आप मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को जरा रीड करना, ये 10 इयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। थोड़े से क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फिर हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, जिसके आज अर्जुन खड़गे जो है आज प्रेसिडेंट है, और कांग्रेस से तो हम सब लोग फैमिलियर है ही। सो अगर आप इसका आंसर देखो, जरा पढ़ो और उसको बताओ। ओके, तो अभी मान्य शर्मा का आंसर आया है ए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यही है कि ये लोग, आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई। सेकंड ये कि आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, और आईएनसी का पहला सेशन कहां पे हुआ, एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी। ये चारों के चारों अपने आप में 4 क्वेश्चंस हैं, मैंने इनको क्लब करके एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं, आप लोग अपना कुछ भी तुक्का जो भी आपको लगे आप सोचना, लेकिन सोचना जरूर। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ये हमारे आज 4 क्वेश्चंस और रेडी हो जाएंगे आईएनसी से रिलेटेड। तो देखो बिल्कुल करेक्ट है, 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन हुई। इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, आज की जो आईएनसी है उसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई। और डब्ल्यू सी बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वेरी हिट क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड कहां पे पहला सेशन हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू चेक करना है ना। इट्स फाउंडर इज एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। एओ ह्यूम थे, ये अंग्रेज थे, उसने हमें सलाह दी, ही सजेस्टेड अस टू फॉर्म आईएनसी, बट ही वाज नॉट रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ही वाज सिविल सर्वेंट, ही वाज आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस, इंडियन सिविल सर्वेंट। तो बहुत बड़ी बात है, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, और हमें इसने आकर सलाह दी, सजेशन दिया, एडवाइस कि सर आप अपना एक मंच बनाओ और उस मंच के थ्रू आप अपनी डिमांड्स रखो। तो ही वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, दैट इज द आंसर। तो आई थिंक होप हमें आज ये 4 पॉइंट्स पता लग गए थ्रू एमसीक्यू। तो क्लियर है मान्य शर्मा, आयुष, सिमर, क्षितिज। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं और देखते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी बता पा रहे तो कम से कम हम नॉलेज गेन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। लेकिन कोशिश करो, तुक्के मारो, देखो कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि मैं 6 ऑलरेडी आपसे पूछ चुका था पहले, तो इसलिए मैंने 7 से स्टार्ट किया।
So please tell the answer, and especially I'm asking this question from Aviraj Singh ने आज join किया है. So I'm feeling very proud that Aviraj Singh present in the class. So Aviraj Ayush Gupta दर्पित से स्पेशली मेरा क्वेश्चन है. मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना को आप सब लोग जानते होंगे. मुस्लिम लीग की वजह से पार्टीशन हुआ, बाद में इंडिया और पाकिस्तान बने. वेरी फेमस पार्टी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नेशनल मूवमेंट के समय. तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, देखो अगर आप कुछ बता पाए. It was established by Nawab Salimullah. Okay. It was established in Calcutta 1906. Okay. The league supported the partition of Bengal. Bengal partition हुआ था, अगर आपको कुछ आइडिया हो मैं आपको बता देता हूं. 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, और इसी के विरोध में हम लोगों ने 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था. मतलब मैं आपको हिंट दे रहा हूं. एंड बंगाल पार्टीशन कुछ ऐसे था कि ये बंगाल था और ब्रिटिशर्स ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में सेपरेट कर दिया था बंगाल को. सो वेल, अभिराज ने आंसर दिया है बी. आयुष गुप्ता ने ए के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया है. ठीक है, तो चेक करते हैं. कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं आंसर दिया तो प्लीज आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना. तो देखो, सबसे पहली बात बिल्कुल सही है. इट वॉज एस्टेब्लिश बाय नवाब सलीमुल्ला एंड आगा खान. ये दो लोग थे जो फाउंडर माने जाते हैं मुस्लिम लीग के. आगा खान एंड नवाब सलीमुल्ला, ये दो फाउंडर्स माने जाते हैं मुस्लिम लीग के. तो बिल्कुल करेक्ट है ये. इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1906. ईयर करेक्ट है, बस गड़बड़ हो गई कलकत्ता में, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हुई थी, सबसे पहला सेशन हुआ था इसका ढाका. और ढाका कहां पर है, अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बताए, वेयर इज ढाका? ढाका इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री राइट नाउ? एनी आइडिया? अभिराज, मान्या, आयुष, मनस्वी. वेरी गुड जीतू, क्लैपिंग फॉर यू. बांग्लादेश, वेरी गुड. दर्पित, करेक्ट है, गुड वन. सो बांग्लादेश की कैपिटल है, तो बांग्लादेश में जैसे हमने बोला आईएनसी का पहला सेशन कहां, बॉम्बे, उसी तरह से हम बोल रहे हैं मुस्लिम लीग का पहला सेशन ढाका. वेरी इंपॉर्टेंट. आईएनसी का पहला चेयरमैन डब्ल्यूसी बनर्जी. इनके पहले चेयरमैन दो थे, नवाब सलीमुल्ला और आगा खान. मतलब ये दोनों 1 by 1 बने, लेकिन दोनों ही फाउंडर्स माने जाते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द लीग सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पार्टीशन का पर्पस ये था कि मुसलमान और हिंदू को अलग करो, और ये बात मुस्लिम लीग ने सपोर्ट करी कि बिल्कुल हमारे लिए अलग स्टेट बना दिया अंग्रेजों ने. तो इन्होंने बिल्कुल, लीग ने सपोर्ट किया पार्टीशन का. एंड लीग अपोज स्वदेशी मूवमेंट. क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट बात कर रहा था कि कैंसिल बंगाल पार्टीशन, प्लीज कैंसिल बंगाल पार्टीशन. तो अब आप समझ गए ना. अगर आप इसको बोल रहे हो करेक्ट है, तो आप इसको भी बोलोगे करेक्ट है. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, और रॉन्ग है बी. तो द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. व्हाई? बिकॉज इट वाज ढाका. तो आई थिंक होप हमें 2 पॉइंट्स आज समझ में आ गए. नेशनल मूवमेंट में आईएनसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड मुस्लिम लीग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जस्ट वाइल्ड गैस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. So please give me answer of question number 9. Very hit question of your competitive exams. And I'm asking this question especially from किससे पूछें? सिमर से पूछते हैं, पुरुषार्थ से पूछ लेते हैं, उज्जवल से पूछ लेते हैं, क्योंकि सभी के लिए नया क्वेश्चन है. ऐसा नहीं कि किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तो कहे मैंने पढ़ा किसी ने भी नहीं है ये. सो जस्ट आपको वाइल्ड गेस लगाना है. यस, Redmi Note 10 Pro भी आ चुके हैं, सो इनसे भी पूछ लेते हैं. यस, ओके. सो मान्या शर्मा ने आंसर दिया है कि सर 1907. और मनस्वी सूद अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, और अदरवाइज वो ऑलवेज ऑन द टो. आयुष गुप्ता ने आंसर दिया है ए. उज्जवल ने आंसर दिया है ए. ठीक है, चेक कर लेते हैं. 1907. ओ, इसका आंसर तो मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट दे रहे हैं. बिल्कुल करेक्ट है. एंड Redmi Note 10 Pro arrival in Calicut, the reflect reached near Calicut in the current Indian state of Kerala. आज के दिन ही पोर्चुगीज आए थे. ओ यस. अच्छा, करेक्ट Redmi. राइट, वेरी गुड Redmi. ओके, तो अभी हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं. Redmi सूरत सेशन है 1907. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये इशू क्या था, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा. असल में बंगाल पार्टीशन चल रहा है, बंगाल पार्टीशन हो गया, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, और कांग्रेस में एक स्प्लिट हो गई. कांग्रेस में मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट को लेकर थोड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि जो लाल बाल पाल आपने सुना होगा ना, लाल बाल एंड पाल. कोई आइडिया है किसी को ये तीनों कौन थे?
ये 3 हीरो हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के। कोई बताएगा लाल मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाल? यस, एनी आइडिया? क्षितिज, अभिराज, सिमर, उज्जवल, लाल बाल पाल, ये नेशनल मूवमेंट के हीरो। सो लाल मीन्स गंगाधर तिलक। नहीं नहीं नहीं, लाल मीन्स लाला लाजपत राय है। वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट। ये है लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और बाल है बाल गंगाधर तिलक, राइट? बाल गंगाधर तिलक। और पाल है, व्हाट इज पाल? विपिन चंद्र पाल। वेरी गुड, विपिन चंद्र पाल, करेक्ट मनस्वी, करेक्ट अभिराज, राइट, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों माने जाते हैं गरम दल के नेता, एक्सट्रीमिस्ट। तो इनका मानना यह था कि हम इस स्वदेशी मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया में फैला दें। लेकिन जो मॉडरेटर्स थे, ये जो बेचारे बुजुर्ग लोग थे और थोड़े से 60+ एज के कांग्रेस के लीडर, जिनको हम बोलते हैं नरम दल, मॉडरेटर्स, इनका मानना था नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं निकालो, बस बंगाल बंगाल में ही करेंगे मूवमेंट। तो इस बात पे लेके लड़ाई हो गई और 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस टूट गई। तो नरम दल और गरम दल अलग हो गए, मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट वर सेपरेटेड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर अभी टाइम नहीं है ज्यादा डिस्कस करने का आप लोगों के साथ, तो बड़ा टू दी पॉइंट, बड़ा क्रिस्प वे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनकी लड़ाई कैसे हुई। खैर अच्छा, तो अभी आप इतना याद रखो कि 1907 सूरत स्प्लिट, नरम दल और गरम दल सेपरेट। व्हाई? ऑन द इशू ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, कि उसको बंगाल से बाहर स्प्रेड करें या नहीं। वेरी गुड स्टूडेंट, करेक्ट है, क्लैपिंग आप सबके लिए। 1907 सबने आंसर सही दिया। चलो अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ कि ये कुछ एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में बने हमें रेगुलेट करने के लिए। इन एक्ट्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। वैसे इसमें से 1-2 एक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पॉलिटी की क्लास में। जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटी की क्लास अटेंड करी होगी, दे नो वेरी वेल रेगुलेटिंग एक्ट, दे नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने ये 2 एक्ट मुझे याद है, मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं ये दोनों के दोनों। और जस्ट अगर कुछ तुक्का वाइल्ड गेस लगाना हो तो कुछ अरेंज करा जा सकता है। ये 4 एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और हर एक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, वो आई विल डिस्कस। तो जस्ट वाइल्ड गेस, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। सो ये क्षितिज, जीतू, मनस्वी, मान्या, 10A। ओके, सो मनस्वी मैं आपके हर आंसर को इसलिए अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि यू आर ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर विदाउट एनी हेजिटेशन। कि आप सही हैं या गलत ये मैटर नहीं करता, बट यू ऑलवेज पार्टिसिपेट। फॉर दैट रीजन आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी ऑलवेज पार्टिसिपेट करते हैं। सो क्षितिज ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड क्षितिज। आयुष ने भी आंसर दिया है ए। सिमर ने भी आंसर दिया, वेरी गुड सिमर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों ने आंसर दिया, उसके लिए सैल्यूट आप लोगों को। लेकिन अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आप लोग सही हैं या गलत। तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट का ऑरिजिन, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑरिजिन रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियंस ने, ब्रिटिशर्स ने किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 ये वो एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा कस गया पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और ये कंपनी से बोलते थे कि सर हमें भी तो कुछ दो, कुछ टैक्स वैक्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी सर बड़ा लॉस हो रहा है हमें वहां पर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती थी यार जब इनसे पैसे मांगो ये रोना पिटना मचा देते हैं कि बड़ा लॉस हो रहा है। और इनके एम्प्लॉइज ब्रिटेन में आके 5-5 BHK के फ्लैट लेते हैं, ऑडी लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, BMW खरीदते हैं, और ये कहते हैं लॉस हो रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा कसा कि अब तुम हमें सारे रेवेन्यूज बताओगे, कितना पैसा वहां से तुमने लिया और क्यों घाटा हो रहा है। तो पार्लियामेंट्री शिकंजा कस गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसी के थ्रू हमारी बनी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ये जो आज हमारा आईपीसी है ना, कि हमारे जितने भी आईपीसी 144, आईपीसी 300, आईपीसी 302, जितने भी आज चार्जेस लगते हैं, आईपीसी जो हमारी फ्रेम हो रखी है वो 1861 से ब्रिटिशर्स ने फ्रेम करी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो यार आप लोग को आइडिया होगा, 1935 बहुत फेमस एक्ट है। 200 आर्टिकल्स हमने कॉपी पेस्ट करे। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैंने आपको बताया था कि बर्मा को सेपरेट किया था हमने हिंदुस्तान से। बर्मा पहले इंडिया का पार्ट था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बर्मा सेपरेट हो गया। तो अब अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाऊं तो इसका आंसर ए होगा।
एंड आयुष गुप्ता के लिए मुझे क्लैपिंग करनी होगी बिकॉज ही सेड ए, बट यस क्लैपिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज गेव आंसर। तो आई थिंक होप मुझे 4 बातें और समझ में आ गई आज कंपटीशन की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट की ग्रिप बढ़ गई, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन पीनल कोड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बर्मा वाज सेपरेटेड। तो आई थिंक होप यहां तक क्लियर है। पहले बताओ ये क्वेश्चन जो हमने किए तीनों क्लियर हैं? ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर? सो जिया, जीतू, क्षितिज, मनस्वी क्लियर है यहां तक? पुरुषार्थ, सिमर, रेडमी, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, तो अभी हम यहीं तक करते हैं। अब हम थोड़ा टॉपिक पर आते हैं एंड फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अपने नेशनल मूवमेंट को। तो ये आपको याद होगा, ये सब पॉइंट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे जब मैंने आपकी क्लास ली थी, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंपनीज आई और इंडिया में आने का पर्पस क्या था। कॉटन एंड स्पाइसेस, मसाले, और इंडिया का कपास, कॉटन बड़ा फेमस था। और सी रूट को क्यों इन्होंने फॉलो किया? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, लैंड रूट पे बड़े डाकू बदमाश मिलते थे। सी रूट पे कोई डाकू बदमाश, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई चुंगी कर आपसे नहीं ले रहा, तो नो टैक्सेशन सी रूट पर। तो इस वजह से दे फॉलोड सी रूट, ठीक है। और ये कंपनीज का आने का सीक्वेंस था, पोर्चुगीज, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर डेनिश, और लास्ट में फ्रेंच कंपनी। तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखो, पहले पोर्चुगीज और लास्ट में फ्रेंच कंपनी। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी एक कि औरंगजेब की जब डेथ हुई तो उसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठा और उसका नाम था बहादुर शाह। वैसे उसका टाइटल था शाह बेखबर। याद है ना आपको, मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी कि औरंगजेब ने अपने किसी बेटे को कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया, और ये सब डफर थे, और इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। क्या ये स्टोरी याद है उन स्टूडेंट्स को? मनस्वी, क्षितिज, पुरुषार्थ, रेडमी, नोट 10 प्रो, दर्पित, हर्षित, है ना? हमने डिस्कस किया था क्लास में कि औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे को 20 साल जेल में रख दिया कि अगर मैं जेल में डाल दूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा। इतना डरा डरा रहता था अपने बेटों से ये औरंगजेब, ठीक है। तो खैर, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि आफ्टर औरंगजेब बहादुर शाह फर्स्ट बिकेम द रूलर। चलो ठीक है, यानी हमने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस किया था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि क्यों कंपनियां हिंदुस्तान को कैप्चर कर पाई, क्योंकि इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। दैट वाज अ रीजन। हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूलर डिस्कस किया। चलो ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कुछ हर्डल्स हैं। यानी अगर आपको हिंदुस्तान को कैप्चर करना है तो आपको किसको हराना है? मराठास, राइट, पेशवास। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, रणबीर सिंह की, है ना? ये पेशवास बड़े स्ट्रांग थे। अच्छा, हैदराबाद के निजाम अगर आपने कभी सुना हो, द निजाम ऑफ द हैदराबाद। आपको पता है हैदराबाद का निजाम उस समय इतना रिच था, कहते हैं वर्ल्ड के 10 टॉप रिच लोगों में छठे नंबर पे हैदराबाद का निजाम आता था। तो आप इमेजिन कर लो कि उस समय हैदराबाद के निजाम के पास कितना पैसा होगा। और फिर सबसे उससे भी बड़ी रियासत, उससे भी रिच, आप देखो कितनी बड़ी बात, बंगाल की रियासत वर्ल्ड के टॉप 5 रिच रियासतों में, रिच स्टेट्स में 5वें नंबर पे बंगाल आता था। वर्ल्ड के रिच प्रिंसली स्टेट्स में बंगाल का नंबर 5। कितने रिच होंगे, कितना पैसा होगा इनके पास। और उसके बाद अवध, ये भी बहुत बड़ी रियासत थी। सिखों का नाम अगर आपने कभी सुना हो, सिखों के 10 गुरु थे। उसके बाद कहते हैं कि बंदा बहादुर ने कमान संभाली, फिर बंदा बहादुर को मुगलों ने पकड़ के सेंटेंस टू डेथ दिया, और फिर एक बड़ा ग्रेट रूलर आया सिखों में, महाराजा रंजीत सिंह, राइट। तो रंजीत सिंह इनके सामने बड़ी हर्डल था। तो इसका अलावा अगर हिंदुस्तान को कैप्चर करना है तो मराठों को डिफीट करना है, हैदराबाद को डिफीट करना है, और हाँ एक और, मैसूर। तो ये जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने अलग से मैप में दिखा रखा है। तो इसको अगर मैं यहां करूं तो मैसूर मतलब कर्नाटका, तो थर्ड रियासत। फिर उसके बाद फोर्थ बंगाल, फिर उसके बाद मेन जो हर्डल है वो है कौन? सिख। तो ये 5 रियासतों को आपको करना है कैप्चर। और हाँ, अवध भी ले सकते हैं, जाट भी ले सकते हैं, और फिर दिल्ली तो है ही क्योंकि वहां पे मुगल्स का रूल है, और दिल्ली एक तरह से लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। और ये सब क्या है? ये सब चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो आप ऐसे मान लो इन सब सीएम को आपको हराना है,
और आपको दिल्ली की गद्दी भी जीतनी है। तो इसका मतलब 7 स्टेट्स में अपनी सरकार बनानी है। आज के पॉलिटिकल सिस्टम में बीजेपी के टोन में बात करें तो आज आपको 7 जगह के इलेक्शन जीतने हैं और आपको केंद्र सरकार का भी इलेक्शन जीतना है, राइट। तो ये थी प्रॉपर स्टोरी, अंग्रेजों ने किस तरह से एक एक करके सबको डिफीट किया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जल्दी जल्दी से आपसे, ईशू और जिया से पूछते हैं। मैसूर में कौन रूलर था, किस रूलर की बात करें जब हम बात करें मैसूर की, 2 ग्रेट रूलर्स ऑफ मैसूर में से अगर आप किसी का नाम बता पाए। यस प्लीज फास्ट। औरंगजेब ने अपने फादर के अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी भी की थी। यस, वो इस वजह से की थी क्योंकि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिको, शाहजहां उसको बनाना चाह रहा था रूलर, एंड औरंगजेब 3rd नंबर पे था। एंड जब औरंगजेब को पता लगा कि शाहजहां इज नॉट गोइंग टू अपॉइंट मी एज अ नेक्स्ट सक्सेसर, दैट्स व्हाई ही अरेस्टेड शाहजहां एंड ही किल्ड हिज एल्डर ब्रदर, राइट। सो दैट वाज द रीजन। ओके, हमने ये डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लास में, शायद आप नहीं थे उस दिन क्लास में, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। यस, तो एनी आइडिया मैसूर में कौन से 2 रूलर्स की बात करें? जीतू, क्षितिज, मनस्वी। ओके, तो चलो मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, शायद आपको देख के आइडिया लग जाए। और ये रूलर है कौन? ये ग्रेट रूलर है, अगर आपने नाम सुना हो, टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। क्या आपने कभी इनके नाम सुने, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान? तो आप मेरे को बताओगे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान में क्या रिलेशन है, इसमें डैडी कौन है और बेटा कौन है, कुछ आइडिया? क्षितिज, मनस्वी, जीतू, ईशु, हर्षित। हु वाज द फादर एंड हु वाज द सन? यस, रेडमी नोट 10 प्रो। ये दोनों के दोनों रूलर हैं मैसूर के, लेकिन इसमें फादर कौन है और सन कौन है? ओके, सो मनस्वी ने बोला सुल्तान। सुल्तान मीन्स मनस्वी, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। फादर है हैदर अली, यस करेक्ट। तो हैदर अली वाज द फादर एंड द सन ऑफ हैदर अली वाज टीपू सुल्तान। तो अगर आपको मैसूर को कैप्चर करना है तो आपको हैदर अली को हराना है और आपको टीपू सुल्तान को हराना है। तो खैर ये फाइनली हम ये स्टोरियां डिस्कस नहीं कर रहे, बस हम इतना पॉइंट डिस्कस करें कि एक एक करके इन्होंने इन सब को हराया और पूरा का पूरा हिंदुस्तान इन्होंने कर लिया अपनी मुट्ठी में। एंड अगर आप देखोगे तो फाइनली जब इन्होंने सब कुछ जीत लिया तो तब इन्होंने हर जगह, हर रियासत में अपने गवर्नर्स, अपने अंग्रेज गवर्नर्स बिठा दिए, करेक्ट। तो उन्होंने बंगाल को जीता, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब को बाद में कैप्चर किया। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद बड़े चालाक थे ब्रिटिशर्स, जब इनको लगता था ना कि कोई बहुत ही टैलेंटेड रूलर है तो फिर उसके साथ शेक हैंड कर लेते थे, कहते थे हम आपके टैलेंट की बड़ी कदर करते हैं, वैसे तो हम हरा सकते थे आपको लेकिन चलो छोड़ो जाने दो। तो रंजीत सिंह के साथ शेक हैंड किया। रंजीत सिंह की जब डेथ हुई पंजाब में तब इन्होंने बाद में पंजाब को कैप्चर किया, करेक्ट। खैर, अब आ जाते हैं हम सीधा अपने पॉइंट पर कि देखो आप 1600 में इनको वीजा मिला और 1857 तक आते आते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया। यानी ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको अगर मैं देखूं तो आप देखो कितने ईयर्स हैं, 250 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में किया और इतना शोषण करा कि वो शोषण की इंतहा हो गई और फाइनली 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 1857 के रिवोल्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई मुझे को 2 या 3 हीरो, 1857 रिवोल्ट की कोई 3 हीरोज के नाम आप बता पाओगे? हर्षित, ईशु, जीतू। यानी जब इन्होंने सबको कैप्चर कर लिया, फिर इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, फाइनली 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं 1857 रिवोल्ट के, 3 हीरोज के नाम बता दो जो भी आपको आइडिया हो। तो वेल, रेडमी ने आंसर दिया है झांसी की रानी। वेरी गुड रेडमी नोट 10 प्रो, करेक्ट है आपका आंसर। खूब लड़ी मर्दानी, बुंदेलों ने पढ़ी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रेडमी आपने ये शायद ये कहावत सुनी होगी, झांसी की रानी। वेरी गुड। क्या आप लोगों ने मंगल पांडे का नाम नहीं सुना? किसी ने मंगल पांडे नहीं बोला? मंगल पांडे, द ग्रेट हीरो ऑफ 1857। आमिर खान की मूवी आई थी 2005 में मंगल पांडे, तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। और क्या आपने एक और बड़ा फेमस नाम सुना है, तात्या टोपे? तात्या टोपे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे अगला, अभी आप 3 हीरोज के नाम समझ गए, झांसी की रानी, मंगल पांडे एंड तात्या टोपे, ये 3 हीरोज थे। अब पहले मेरा एक क्वेश्चन आप ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं दर्पित से।
दर्पित एंड पुरुषार्थ से पूछ लेते हैं, 1857 के रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया? दैट इज माय क्वेश्चन। अगर आपने बॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी हो, 1857 रिवोल्ट के ऊपर काफी मूवीज, काफी सीरियल्स बने हैं, क्या रीजन था ऑफ 1857 रिवोल्ट? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी क्वेश्चन है। यस मनस्वी, वेरी गुड। रेडमी नोट 10 प्रो ने कमान संभाल ली है हिस्ट्री में। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, यस। सो वेल, एक नई तरह की राइफल्स इन्होंने यूज करी उस समय, लॉन्च करी। और वो जो राइफल्स थी, उसकी जो बुलेट थी ना, उसका पिन होता था, उस पिन को आपको हटाना है और वो बुलेट्स कार्ट्रिज आपको फिल करनी है। और वो जो पिन है, वो पिन कैसे हटेगा? उसमें ग्रीसिंग है। तो काओ एंड पिग के फैट्स लगे हुए हैं, यानी गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब अगर मैं हिंदू हूं और मैं उसे मुंह से पिन को खोल रहा हूं, तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट कि मैंने गाय की चर्बी को मुंह से टच कर दिया। और अगर मैं मुसलमान हूं तो फिर मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है। तो ये कॉज बना 1857 रिवोल्ट का। करेक्ट? चलो ठीक है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से और है, ये रिवोल्ट का क्या रिजल्ट था वो हम सबको पता है। रिवोल्ट फेल हो गया और सब के सब अरेस्ट हो गए और सबको इन्होंने जान से मार भी दिया, सब शहीद हो गए। आप मेरे को ये बताओ, 1857 रिवोल्ट की डिफीट का और 1857 रिवोल्ट के बाद क्या बहुत बड़ा चेंज हिंदुस्तान में आया? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द चेंज? हाँ, मुसलमान के लिए पिग, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया, हमारे लिए काउ, इस वजह से हमने रिवोल्ट किया। तो अब आप मेरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है मेरा आप सबसे, जीतू से, मनस्वी से एंड आयुष गुप्ता से, 1857 के बाद इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में क्या चेंज आया? दैट इज माय क्वेश्चन। व्हाट वाज द चेंज आफ्टर 1857 रिवोल्ट? द इंडियन कल्चर वाज रिस्पेक्टेड मोर। वेरी गुड रेडमी नोट 10 प्रो। बट ये मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर के बाद सेकंड आंसर होगा। अभी फर्स्ट आंसर क्या है कि क्यों रिस्पेक्ट करने लगे, रीजन क्या था? तो मैं आपको अब एक कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनना। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मंगल पांडे की कहानी है, मैं पहले आपको दिखा दूं। ये मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में से जनरल बाग को गोली मारी थी। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, मैं शेयर करूंगा नोट्स आपके साथ। बाग, ये क्वेश्चन आया था एचएम के एग्जाम में, मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, एंड बीजेएमसी में, कि इसने किस इंग्लिश ऑफिसर को गोली मारी थी। सो लेफ्टिनेंट बाग, और लेफ्टिनेंट बाग ही किल्ड, राइट। और कहां से बिलोंग करता है? बैरकपुर कैंटोनमेंट का ये सिपाही। ये सिपाही कौन से कैंटोनमेंट, कौन सी छावनी से था? बैरकपुर, बैरकपुर छावनी से था मंगल पांडे। खैर, उसके बाद ये इनके रीजन है, ये क्यों फेल हुए, कारण रीजन क्या था? कोई प्लानिंग नहीं थी, नो प्लानिंग। कोई अच्छा लीडर इनके पास नहीं था। और मिलिट्री रीजन, ब्रिटिश सुपीरियर्स, ये लाठी डंडे पत्थर लेके लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स लेकर आगे तोपे, सीधा 100 सिपाही उड़ा दिए इन्होंने एक एक तोपों से। एंड ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाई, है ना। और आइडियोलॉजिकल रीजंस क्या है कि इनके पास, इन्हीं के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। एजुकेटेड पीपल डिड नॉट सपोर्ट। खाली कौन लड़ रहा है? रियासतों के नवाब, कुछ गरीब किसान, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ कॉमन मैन, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये रिवोल्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको अब दो बातें आपसे पूछ रहा हूं। 1857 का रिवोल्ट हिंदुस्तान के किस सेक्शन में हमें नहीं दिखाई दिया, किस पार्ट में? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया? तो आप मेरे को बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सेक्शन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा इस मूवमेंट को? यस, एनी आइडिया? क्षितिज, मनस्वी, पुरुषार्थ, रेडमी? तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। साउथ इंडिया बिल्कुल भी 1857 के रिवोल्ट में साथ नहीं था। साउथ इंडिया, करेक्ट। तो दैट वाज द रीजन कि ये रिवोल्ट पूरी तरह से फेल हो गया। अच्छा, ये कुछ वो लीडर्स हैं, वो हीरोज हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे रिवोल्ट किया। और वैसे मेन कॉज क्या था रिवोल्ट का, मैं आपको बता देता हूं। मेन कॉज, जो ये रियासतों ने क्यों रिवोल्ट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर आपने कभी सुना हो, हड़प नीति इसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कोई बताएगा मेरे को कि ये क्या था? DOL, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या पॉलिसी थी अंग्रेजों की
जिसकी वजह से ये सारे के सारे रियासत के नवाब बेचारे उठ खड़े हुए 1857 के रिवोल्ट में। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इनके साथ, जिसकी वजह से इन्होंने आवाज बुलंद कर दी। यस दर्पित, हर्षित, पुरुषार्थ, रेडमी नोट 10 प्रो, एनी आइडिया व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ओके, तो फिर मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। देखो, अगर आपने कभी सुना हो एनसीईआरटी, आपने पढ़ी हो, ये सब हमारी एनसीईआरटी में लिखा, 6 8 क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं वैसे मैं आपसे। और सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 ईयर के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड डलहौजी ने लॉन्च की थी। और बिल्कुल सही है, पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ये पॉलिसी ये थी कि अगर आपके बेटा नहीं है तो आपकी रियासत को हड़प लेंगे। अगर आपका बेटा है और माइनर है तो भी हड़प लेंगे। अगर आपका बेटा है, एडल्ट है, लेकिन आपका नहीं है, एडॉप्टेड है, तो भी हड़प लेंगे। अगर आपका बेटा है, एडल्ट है, आप ही का है, तो भी हड़प ही लेंगे, कोई और बहाना लगा देंगे। तो कुल मिलाकर इसे हड़प नीति, हड़प लो रियासत दूसरों की, इसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इन्होंने सबकी रियासतें हड़प ली किसी ना किसी बहाने से, और इस वजह से इन रियासतों ने किया रिवोल्ट। करेक्ट? तो ये रीजन थे इस रिवोल्ट के। तो मेरा एक बड़ा फेमस क्वेश्चन मुझे मुझे पूछना था आपसे, खैर मैंने एक टेबल दिखा दिया आपको। तात्या टोपे, वो जो मैं आपको तीसरा हीरो बता रहा था, ये कहां से फाइट कर रहा है? ग्वालियर से, राइट? और रानी लक्ष्मीबाई तो आप देख ही रहे हो, झांसी से। करेक्ट? तो ये वो 3 हीरोज जो मैंने आपसे पूछे। अगर अपना ही और माइनर नहीं होता तो क्यों हड़पेंगे? यस रेडमी, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। असल में ये बड़े चालाक हैं। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में 90% सब फिट आ गए। 10% क्या, बिल्कुल 1%, और वो रियासत थी अवध। उसका सब कुछ ओके था, उसका बेटा भी था, उसका एडल्ट बेटा है, उसका अपना ही है, फिर भी इन्होंने पता है क्या बहाना लगा दिया? अब हड़पना तो है, इन्हें तो हड़पना है। ये तो खामखा के बस ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं हमारा। इन्होंने उसके ऊपर क्या ब्लेम लगा दिया? माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मिस मैनेजमेंट। आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, इसलिए हमें हड़पना पड़ेगा। उसने कहा सर ये क्या बात है, मैं तो डीओएल में फिट में नहीं आ रहा। कह लेंगे उससे कोई मतलब नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, छोटा छोटा टीएनसी नीचे लिखा है कि अगर ये कंडीशन अप्लाइड नहीं होती तो सेकंड कंडीशन अप्लाइड। जनता नाखुश, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कैप्चर योर रियासत। करेक्ट? तो इस तरह से अवध, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। वेरी गुड रेडमी, थैंक यू, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं स्किप कर गया था इसको। लेकिन आप इसको नोट कर लो कि कौन सी रियासत थी जिसके ऊपर डीओएल फिट नहीं था, फिर भी उसको इन्होंने टेक ओवर किया, एंड द आंसर इज अवध रियासत। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू रेडमी। अच्छा, उसके बाद अब हम जल्दी से आते हैं, 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं लास्ट। तो ये वो रियासतें हैं जो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है। सबसे पहली सतारा इन्होंने हड़पी, और लास्ट में अवध। और लास्ट में अवध जो है वो कब इन्होंने हड़प लिया? 1856। तो फर्स्ट रियासत दे कैप्चर्ड सतारा। सतारा इज इन महाराष्ट्र, और अवध हम सबको पता ही है, अवध मीन्स अयोध्या के आसपास का इलाका था, उत्तर प्रदेश यूपी। करेक्ट? चलो खैर, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 1857 के बाद सबसे बड़ा चेंज हिंदुस्तान में क्या आया? सबसे बड़ा चेंज ये था, रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, दैट ये बात फैल गई आग की तरह, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको डांट लगाई, कहने लगे इधर आ जाओ, ये क्या किया तुमने? हमने तुम्हें वीजा दिया वहां बिजनेस करने का, और तुम हिंदुस्तान को खा गए। तुम्हें तो बिजनेस करने भेजा था, ये रिवोल्ट क्यों हो गया? तुमने हिंदुस्तान कैप्चर कर लिया, वापस आओ। कितनी इंसल्ट करवा दी तुमने इंडियंस के सामने हमारी, वापस आओ, हम जाएंगे वहां पर। असल में इनको बुरा ये लगा कि अकेले खा गए, हमें बताया नहीं। तो 1857 के बाद द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और किसका रूल स्टार्ट हुआ? डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये चेंज आया 1857 रिवोल्ट के बाद। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, अविराज सिंह, आयुष, दर्पित, हर्षित, ईशु भारद्वाज, मनस्वी, क्षितिज, पुरुषार्थ, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया जो हमने अभी तक डिस्कस किया? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू दर्पित, थैंक यू आयुष। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? आगे बढ़े हम, नेक्स्ट पर चले। ओके, थैंक यू मनस्वी, थैंक यू पुरुषार्थ।
ठीक है, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 10 इयर्स के क्वेश्चन है। मैं बहुत ही टू दी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिट की कंस्ट्रेंट है, और इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ। और इन पॉइंट्स को समझने में कई बार मुझे दो दो तीन तीन बुक्स पढ़नी पड़ी, अंदर की थोड़े से बड़े ट्रिकी कुछ वो थी, जैसे अवध, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा अवध, तो मैंने पता नहीं एक किताब पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि चक्कर क्या था अवध वाला। तो खैर, इसलिए आप थोड़ा सा सिंसियरली सुनना, ये उम्र भर आपको काम आएगा। आप ये मत सोचना अभी कि खाली ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट, मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट अभी बड़ा सिंसियरली स्टडी करता है ना, और खासतौर से स्टैटिक जीके की, आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे ना, आप आगे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, हिस्ट्री हिस्ट्री है, ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदुस्तान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिट करेंगे। तो अगर आज आपने सिंसियरली नोट्स बना लिए, तो ये उम्र भर आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर जाएंगे। इनको बना के संभाल के रख लेना, हमेशा काम आएंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। ये 10 साल के बाद भी 1857 के रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो। करेक्ट। तो खैर, अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल रोल आ गया। और ब्रिटिश क्वीन उस समय कौन है, क्वीन विक्टोरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे इस स्लाइड में दो बातें समझ में आ गई। द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और क्वीन कौन है, विक्टोरिया। ठीक है। एंड उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, और वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इसको पहले बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका नाम पड़ गया क्या, वॉइसरॉय। अब इसका नाम पड़ गया वॉइसरॉय। अब ये वॉइसरॉय का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इसका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया। इन्होंने कहा अब आप गवर्नर जनरल नहीं हो, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब आपकी जॉब वहां से कैंसिल, हम आपको अपनी तरफ से जॉब दे रहे हैं, आप यहीं बैठो। इसने कहा नहीं मैम, मैं भी चलता हूँ, मैं अकेला क्या करूंगा। कह लेंगे नहीं बेटा, फिर हमें बताएगा कौन, लूटना कैसे है। तो एक दो बंदे तो रुको, बताओ तो सही लूटते कैसे है। तो तुम यहाँ पे रुको, और तुम्हारा नाम है वॉइस रॉय। ये बेचारा बड़ी दहशत में, बड़ा सहमा सहमा सा, ऐसे लगा शायद ये पिटाई विटाई करेगी क्वीन। तो उसने कहा मैम प्लीज मुझे जाने दो, ये वॉइस रॉय क्यों बना रही हो, मेरा क्या काम होगा, मैं पानी वानी पिलाऊंगा क्या यहाँ पे। कह लेंगे नहीं बेटा, आपने पानी वानी नहीं पिलाना। वॉइस रॉय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। आप अब जो भी काम हिंदुस्तान में करोगे, आप किससे पूछोगे, क्वीन से। तो वॉइस रॉय मीनिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। आज से आप क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो वैसे कैनिंग का मैं आपको टाइम बता देता हूं। 1856 में ये आया था बेचारा, 1857 तक ये रहा एज ए गवर्नर जनरल, और फिर 1857 का रिवोल्ट हो गया, और फिर 58 से लेकर 1862 तक ये रहा वॉइस रॉय। अब आप समझ गए, इसके दो टेन्योर आप मान लो, यानी एज ए गवर्नर जनरल ये रहा 1 साल, और फिर बाकी के 4 साल ये रहा वॉइस रॉय। तो क्वेश्चन आप समझे, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, बस अब हम आ जाते हैं सीधा आईएनसी पर। अब आप देखो, हुआ पता है क्या, जब क्वीन आई तो हमें लगा अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम बड़े डिसअपॉइंट हुए जब हमें यह समझ में आया कि क्वीन तो और बड़ी एक्सप्लॉइटर निकली, और उसने हिंदुस्तान का और शोषण शुरू कर दिया। कारण, कंपनी को तो फिर भी शर्म थी, उसे यह था कि यार पार्लियामेंट को ना पता लग जाए, क्वीन को ना पता लग जाए, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया तो कहीं ये लोग वापस ना बुला ले। अब चूंकि सरकार लूटने आ गई, तो सरकार को तो किसी का डर नहीं, तो इन्होंने और हिंदुस्तान का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया। तब हमने थक हार कर, ये अब पता नहीं ये प्रभु कृपा थी, एओ ह्यू हमारे पास आए, ये रिटायर्ड आईसीएस थे, इन्होंने हमें सजेशन दिया कि सर आप अपनी कांग्रेस बनाओ। हमने इसको शक की निगाह से देखा, हमने कहा यार ये हमें क्यों सजेस्ट कर रहा है, ये तो खुद ही अंग्रेज है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज रह चुका है। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि बंदा बड़ा जेन्युइन था, और इसको लगा कि यार अब मैं कुछ हेल्प कर दूं इंडियंस की। तो इसके सजेशन पे हमारी बन गई आईएनसी, जो मैंने अभी आपसे एमसीक्यू पूछा था। 28 दिसंबर 1885 फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट बॉम्बे, एंड रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ये जो मैंने अभी आपसे एमसीक्यू पूछा था, एलन एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बिकेम द प्रेसिडेंट। करेक्ट। अच्छा खैर, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछते हैं आयुष गुप्ता या दर्पित से। आपने कभी एक स्लोगन सुना है, डैश इज माई बर्थ राइट,
एंड आई शैल हैव इट। इस डैश में मैं क्या फिल करूं? डैश इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बड़ा फेमस एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो इस डैश में मैं क्या डालूं और ये स्टेटमेंट दिया किसने? सो वेल, पुरुषार्थ से पूछ सकते हैं। वैसे अविराज ने आंसर दिया है फ्रीडम। ओके, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे को आंसर दिया है यहाँ पर, और ये स्टूडेंट कौन है जिसने लिखा है स्वराज? तो आई थिंक मनस्वी ने आंसर दिया है शायद। ठीक है, फ्रीडम। तो आप सब लोग बोल रहे हो फ्रीडम। और सुभाष चंद्र बोस, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं, इसका राइट आंसर तो है स्वराज। तो जिस स्टूडेंट ने स्वराज बोला उसके लिए क्लैपिंग। अब मैं आपको पहले समझा दूं कि स्वराज और फ्रीडम में फर्क क्या है। एक होता है स्वराज, एक होता है स्वतंत्रता। तो स्वराज का मतलब ये है हाफ फ्रीडम होता है वो, यानी आप हमारे ऊपर बैठे रहो, हम ये नहीं कह रहे आप चले जाओ, और आप, हम रूल हम करेंगे, हम आपसे पूछ लेंगे, आप लास्ट सिग्नेचर आप करना। तो हम शुरू में स्वराज मांगते थे, स्वतंत्रता हमने बाद में बोलना शुरू करा। तो शुरू में हम बोलते थे स्वराज, स्वराज मतलब हाफ फ्रीडम। तो इसका आंसर तो हो गया स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और ये स्टेटमेंट दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तिलक जी, राइट। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, वेरी फेमस क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपको पहले ये समझा दूं कि कांग्रेस जिन लोगों ने बनाई, इन सब की एज थी लमसम 60+, और इनको बोलते थे मॉडरेटर्स। अब ये मॉडरेटर्स कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये हैं वो बेचारे कुछ बुजुर्ग लोग जिन्होंने कांग्रेस बनाई। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आपने इनके नाम अगर कभी सुने हो, राइट, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल वाले। और ये बाल पाल लाल, और एक है घोष, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। ये चारों के चारों ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट, ये गरम दल, और ये आपका इधर कौन है? नरम दल, राइट। तो पहले तो बुजुर्ग लोग, फिर बाद में यंगस्टर्स ज्वाइन कर गए कांग्रेस में, और इनके आपस में डिस्प्यूट रहते थे। अब यंग जनरेशन यंग होती है, वो कहती है सर सीधा अटैक करो, ये कहते हैं नहीं बेटा एप्लीकेशन लिखेंगे, मैम रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से योर्स ओबीडेंटली। ये बेचारे एप्लीकेशंस में बिलीव करते थे, और ये कहते थे कि सीधा क्या स्टार्ट करो? रिवोल्ट, प्लीज स्टार्ट रिवोल्ट। तो खैर, अभी आपको इनकी टसल समझ में आ गई होगी। कांग्रेस में एक टसल चल रही है यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में, करेक्ट। तो अब ये सबसे पहली टसल हमें कहां देखने को मिली? जब खबर आई बंगाल पार्टीशन की। और बंगाल पार्टीशन क्या था? बंगाल को दो भाग में तोड़ दिया जाए, ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और यहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पर्पस क्या है कि हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, और उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो ये वही जो मैं अभी आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा था। तो ये बड़े फेमस क्वेश्चन है आपके 10 ईयर के, ध्यान से सुन लो इनको। बंगाल पार्टीशन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। तो आप ये ध्यान रखना, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, और इसकी एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता दूं, 16 अक्टूबर। तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन हो गया। लेकिन ये डिक्लेयर हुआ था जुलाई में कि हम करने जा रहे हैं, और इसीलिए हमने जुलाई में जब इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम बंगाल पार्टीशन कर रहे हैं, तो वी स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट, करेक्ट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट था कि बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करो, और ये हमने कब स्टार्ट किया? अगस्त 1905 में, और अक्टूबर में उसका एग्जीक्यूशन हो गया बंगाल पार्टीशन का, करेक्ट। तो खैर, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, बहुत फेमस हुआ। और एक तरह से आप ऐसे मान के चलो कि हमने पूरे बंगाल में ये बड़ी धूम मचाई इस मूवमेंट में। लेकिन फिर वही, जैसे मैंने अभी आपसे एमसीक्यू पूछा था, कि मॉडरेटर्स का मानना था कि बंगाल बंगाल में रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा नहीं, इसको ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करते हैं। और इस बात पे 1907 में इनका सेशन होता है हर साल दिसंबर में, और इनका बनता है एक प्रेसिडेंट। जैसे अभी अर्जुन खड़गे, अगर आपने सुना हो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो ये 1 ईयर के लिए बने, फिर अगले साल नया बनेगा। तो दिसंबर टू दिसंबर, तो दिसंबर 1907 में सेशन था, और इस सेशन में दोनों भिड़ गए इस बात को लेकर, और ये सूरत में था सेशन, इसलिए इस क्वेश्चन का नाम पड़ा सूरत स्प्लिट।
तो अब लास्ट पॉइंट सुनो, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। लास्ट पॉइंट ये था कि जब सूरत स्प्लिट हुई तो मॉडरेटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को बोला कि चलो गेट आउट, यहां से भागो, अगर मूवमेंट चलेगा तो खाली बंगाल में, अदरवाइज हम कॉल्ड ऑफ कर देंगे, कैंसिल, और अगर आपको नहीं पसंद तो कांग्रेस छोड़ के चले जाओ। अब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, इन सबको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया मॉडरेटर्स ने। तो अब इन चारों को क्या हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं क्लास को, तो ध्यान से सुनना। अब मैं पहले आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं, उससे थोड़ा फील आ जाएगा आपको कि इन चारों का हुआ क्या है, एक एक करके देखो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, लाला लाजपत राय, ये भाग गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे ही इनको बाहर निकाला गया कांग्रेस से, क्योंकि अंग्रेज बड़े चालाक थे। वैसे अंग्रेजों ने ये जो इशू क्रिएट करवाया जानबूझ के अंग्रेजों ने, ताकि ये भिड़े और कांग्रेस टूटे और स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो जाए। तो जैसे ही इनको बाहर निकाला, ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी, इनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये चले गए यूएस से, विपिन चंद्र पॉल भी यूएस से चले गए, तिलक जी पकड़े गए और इनको हो गई 6 साल की जेल। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 1908 में तिलक जी को जेल हुई और ये कब तक जेल में रहे, 1914। तो वो जेल बड़ी फेमस है और वो क्वेश्चन आता है इन्होंने जेल में कहा वो 6 साल अपने बिताए, और इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट वाइल्ड गेस, तुक्का मारना। 3 जेल बड़ी फेमस है उस टाइम की नेशनल मूवमेंट की। एक है मांडले जेल, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक है मांडले, मांडले जेल। एक अगर आपने कभी सुनी हो सेलुलर, सेलुलर जेल, और एक आपने कभी सुनी हो यरवडा, यरवडा जेल। तो आप में से कोई बताएगा मेरे को कि सेलुलर, मांडले और यरवडा, इन तीनों में से किस जेल में तिलक जी ने अपने 6 साल स्पेंड किए? यस, हर्षित, आयुष, मनस्वी, पुरुषार्थ। ओके, सो आयुष गुप्ता ने बोला यरवडा। ठीक है आयुष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। बाकी स्टूडेंट्स का कुछ तुक्का या वाइल्ड गेस कि कहां पर इन्होंने ये 6 साल स्पेंड किए? रिपीट द क्वेश्चन। मनसी, क्वेश्चन ये है कि तिलक जी को 6 इयर्स की जेल हो गई। जब 1907 में सूरत स्प्लिट हुई तो मॉडरेटर्स ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल यूएसए चले गए, तिलक जी को 6 साल की जेल। कहां उनको 6 साल की जेल हुई? वेयर ही वॉज कैप्ट, मांडले, सेलुलर और यरवदा। ये तीनों जेल नेशनल मूवमेंट की बड़ी फेमस जेल है, और इन तीनों की लोकेशन मैं भी आपको बताता हूं। चलो खैर, मैं आपका इसका आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है आयुष, मांडले जेल, और ये कहां पे थी? बर्मा में, यानी आज का म्यांमार, बर्मा। सेलुलर जेल कहां है? अंडमान निकोबार। आपको पता है ये बड़ी भयंकर जेल थी। जब किसी को टफ इम्प्रिजनमेंट देनी होती थी ना, अंडमान निकोबार भेजते थे। अगर आप कभी अंडमान निकोबार घूमने गए तो आप देखना वहां सेलुलर जेल है। आपको पता है बहुत छोटा सा रूम होता था, उस रूम में आपको 10 से 15 साल रखा जाता था, और इतना इतना स्मॉल रूम कि आप उसमें सीधा लेट भी नहीं सकते, सन की रेस तक नहीं आती थी, और बड़ा ही टफ कंडीशंस होती थी। राइट आयुष? तो बहुत टफ कंडीशन, अंडमान निकोबार सेलुलर। और यरवडा जेल गांधी जी के लिए फेमस है। गांधी जी जब जब जेल गए, दे ही वॉज कैप्ट इन यरवडा। वेयर इज यरवडा? पुणे। तो आप ध्यान रखना, यरवडा जेल पुणे। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों जेल समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तिलक जी ने मांडले जेल में 6 साल अपने स्पेंड किए आयुष, राइट? मनस्वी, ईशु, क्षितिज। वहां पे इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, जस्ट वाइल्ड गेस। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, या अनहैप्पी इंडिया। सो 4 मैंने ऑप्शन दिए, फिर से सुनो। ये चारों की चारों बुक्स वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिए ताकि मैं आपको बता पाऊं बाकी 3 बुक्स। फिर से सुनो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, अनहैप्पी इंडिया। यस, प्लीज टेल। यस, एनी आइडिया?
अच्छा चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फिर। वेरी गुड आयुष, करेक्ट है, गुड वन आयुष, क्लैपिंग आयुष के लिए। आयुष आपका तुक्का था या जो भी था, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, गीता रहस्य। अब मैं आपको बाकी 3 बुक्स के राइटर्स बता रहा हूँ, आप प्लीज अपनी कॉपी पे नोट कर लो इसको, नोटबुक पे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। सो प्लीज इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, राइट। दूसरी बुक, सेकंड बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, वेरी फेमस बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। टीवी सीरियल भी बना था, श्याम बेनेगल ने बनाया था, दूरदर्शन पे आता था काफी टाइम पहले। एंड थर्ड, थर्ड बुक मैंने जो आपके साथ डिस्कस करी, और वो थर्ड बुक थी अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। तो होप आपने ये तीनों बुक्स नोट कर ली होंगी, उम्र भर आपको काम आएंगे ये नोट्स, अगर आपने आज सिंसियरली इनको बना लिया, राइट। तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री विस्ट्री की क्लास लेने की, अगर आपने ये 2 क्लासेस सिंसियरली सुन ली। तो ये तीनों बुक्स, 4 बुक्स, गीता रहस्य, तिलक जी। तो वेल करेक्ट। तो तिलक जी को मांडले जेल हो गई। मांडले जेल कहां पर है? बर्मा, सेलुलर, अंडमान निकोबार, यरवदा, पुणे। दैट्स ऑल। तो उसके बाद क्या हुआ, यहीं पर अभी हम इस क्लास को रोकेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ लास्ट में आपसे, तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर है। बस एक मुझे और बता दो, आप, बड़ी फेमस बुक है, दादा भाई नौरोजी ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी, अगर आप में से कोई बता पाइए। मॉडरेटर लीडर है, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, और मैंने आपको इनकी बुक बताई हुई है क्लास में। द वेरी फेमस बुक ऑफ दादा भाई नौरोजी। अगर कोई स्टूडेंट हल्का सा हिंट भी दे, अच्छा चलो ऑप्शन दे देता हूं। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थर्ड, द एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओके, वेरी गुड मनस्वी, क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दादा भाई नौरोजी ने ना ये बुक लिखी थी, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, अन ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश शासन नहीं चल रहा है यहाँ पर। आपको पता है, अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं एक है ना एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो आपने एक जगह सुनी है सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को, अगर आपको पता हो, यूएस में एक शहर है, एक सिटी है, वहां पे ना कपड़ा मार्केट है एक, 123 शॉप्स है, क्लॉथ क्लॉथ की 123, जैसे हमारे चांदनी चौक है, यहाँ पे लहंगे की शॉप्स है, तो होलसेल मार्केट होती है ना अलग अलग, ऐसे सैन फ्रांसिस्को में 123 क्लॉथ मार्केट है, वहां पे इतनी शॉप्स है। और उन शॉप्स में, मतलब ऐसा कहते हैं, उस मार्केट में पिछले 15 साल से लाइट नहीं गई। तो कहते हैं एक दिन वहां पे अचानक लाइट चली गई 15 साल के बाद, 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पे 90% शॉप्स के जनरेटर ऑन हो गए। तो आपको पता है जिस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, कि जिस जगह पे 15 साल से लाइट नहीं गई, फिर भी वहां के दुकानदार अपने जनरेटर्स की सर्विस करवा रहे थे। मतलब आप समझ रहे हो इसका पर्पस क्या है, स्टोरी को शेयर करने का, कितने मेथोडिकल्स हैं ये लोग, कितने सिस्टमैटिक है, कि लाइट नहीं जा रही फिर भी जनरेटर की सर्विस हो रही है हर महीने की, अगर कभी गई तो हम रेडी है। तो वो इंडियन को कंपेयर कर रहा था कि हम कितने अनमेथोडिकल है, हमारे यहाँ एक महीना लाइट नहीं जाए तो हमारे घर से मैच बॉक्स और कैंडल गायब हो जाए। अगर हमने जनरेटर रखा हो तो हम तो बेच ही दें उसको, कि यार लाइट तो जा नहीं रही, क्या कर रहा है, जनरेटर की इंडस्ट्री बंद हो जाए, अगर 2 साल किसी सिटी में लाइट ना जाए, वहां तो जनरेटर की दुकानें ठप हो जाए। लेकिन आप देखो कि अंग्रेज कितने सिस्टमेटिक है। तो दादा भाई नौरोजी भी कहते हैं ब्रिटेन लंदन लंदन रहकर आए थे, ये वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी थे, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जब ये वहां से इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो क्या चल रहा है, अन ब्रिटिश रूल, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स वहां पे बड़े सिस्टमैटिक हैं, वो यहाँ पे उस सिस्टम से रूल नहीं कर रहे। इसीलिए इन्होंने बुक लिखी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस बुक। तो आप समझे कि अंग्रेज सिस्टमैटिक है, लेकिन अंग्रेज इंडिया में अंग्रेज नहीं है, ये तो अन ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो आई थिंक होप यहां तक आपको, पहले ही बताओ, क्लियर है यहां तक जो हमने डिस्कस किया? ईशु, क्षितिज, मनस्वी, दर्पित, हर्षित, पुरुषार्थ,
करेक्ट है? अच्छा चलो ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैंने आज डिस्कस किए। तो जस्ट ऐसे ही चलते चलते 5 क्वेश्चंस, मैं आपको चेक कर लूं कि आपने कितने ध्यान से मेरे को सुना। तो जल्दी से जरा रैपिड फायर आंसर देना। अब आप फटाफट मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था मुस्लिम लीग, आप मुझे बताओगे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किस जगह पे हुई, वो वेन्यू क्या था, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईशू भारद्वाज, आयुष गुप्ता एंड अभिराज सिंह, so प्लीज फास्ट रिप्लाई। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो सबसे पहले आयुष गुप्ता का आंसर आया ढाका में, वेरी गुड, करेक्ट, ढाका, वेरी गुड। और मनस्वी, ढाका में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, मनस्वी, राइट। क्षितिज ने आंसर सही दिया और आयुष ने, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप मेरे को जल्दी से बताओ कि आईएनसी का पहला सेशन कहां पे हुआ। आईएनसी वाज फॉर्म्ड विच प्लेस, कौन सी जगह थी जहां पहला सेशन हुआ 1885 में। यस, अविराज सिंह, आयुष गुप्ता एंड हर्षित, दर्पित। वेयर फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड। ऑप्शन अगर कहो तो मैं दे देता हूं, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। वेरी गुड, करेक्ट अविराज, करेक्ट मनस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड क्षितिज। मुंबई है ना, हमने डिस्कस किया, वेरी गुड, करेक्ट। जल्दी से आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था मांडले जेल, आप मेरे को बताओगे मांडले जेल कहां पर है और हमने किस लीडर के लिए मांडले जेल को डिस्कस किया। वेयर इज मांडले जेल एंड व्हाई वी डिस्कस मांडले जेल, विच लीडर वाज केप्ट इन मांडले जेल। यस हर्षित, म्यांमार, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट करेक्ट, म्यांमार। एंड विच लीडर वाज केप्ट इन मांडले जेल, दर्पित, very good Ayush, Bal Gangadhar Tilak, correct. So thank you very much. Yes Manasvi, correct hai, you are absolutely correct. So thank you very much student, this is all about our class of today's and hope आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो हमने डिस्कस किए। हम मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।